तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चंस जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का एग्जाम हुआ 25 जून 2022 को, यानी कल एग्जाम हुआ और उसके सवाल हमारे साथियों ने साझा किए। देखिए हमारे मनीष जी हैं, बहुत बेहतरीन है ना, उन्होंने भी अब बहुत अच्छा एग्जाम किया। बहुत सारे साथियों का फोन आया कि उनका एग्जाम जो है, वैसे एग्जाम के लिए उनको बहुत कम समय मिला, 7 से 8 दिन का समय मिला, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उनकी तैयारी पहले से अच्छे से कर रहे थे। तो आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे उन सवालों की जो कल एग्जाम में आए थे। क्लरिकल टू ऑफिसर एग्जाम 25 जून 2022 को हुआ था और ऐसे सवाल जो रिकॉल तौर पे जब हम स्टडी करते हैं तो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी आपको ये सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि ट्रेंड देखिए, आईबीपीएस का अगर एग्जामिनेशन प्रमोशन का ट्रेंड देखेंगे तो रिकॉल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मददगार होते हैं। अगर आप 1 साल के रिकॉल क्वेश्चन देख लेते हैं तो 40% तैयारी आपकी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो है रिकॉल क्वेश्चन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का क्लरिकल टू ऑफिसर एग्जाम डेट 25 जून 2022। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर तरुण कैटेगरी अंडर मुद्रा लोन स्कीम। आपके ऑप्शन है, पूछा गया है कि क्या लोन लिमिट है तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन योजना के तहत। अप टू ₹50,000, मिनिमम 5 lakhs, मिनिमम 5 lakh 1, मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम 50,001 एंड मैक्सिमम 5 lakhs। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा जब ये गवर्नमेंट लोन जो स्कीम्स होते हैं उनको देखने की ज़रूरत होती है और सरकार जो है चाहती है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी वो प्रमोशन में जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो लोन स्कीम है, महत्वाकांक्षी योजनाएं, उनको जानने की जरूरत है, इसीलिए उनके बारे में सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पूछा गया तरुण कैटेगरी का, तो मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी होते हैं। एक शिशु कैटेगरी 50,000 तक के होते हैं, अप टू 50,000। एक होता है किशोर कैटेगरी जो 50,000 1 से लेके 5 लाख होता है, और एक होता है तरुण कैटेगरी। तो जो तरुण कैटेगरी का यहाँ पूछा गया है, तो तरुण कैटेगरी का जो मिनिमम लोन अमाउंट होगा वो कितना होगा, 5 लाख एक होगा, और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा वो 10 लाख होगा। तो ये सही है, सी कैटेगरी। तो पहला सवाल ये हुआ। अब दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, जो क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी बैंक में हम लोग लोन देते हैं एसेट में, तो सिक्योरिटी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करता है बैंक। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, हुई चार्जेस क्रिएटेड इन गोल्ड लोन। अब कोई ग्राहक जो है आपकी शाखा से गोल्ड लोन लेने के लिए आए हैं, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड जो है लेके आते हैं। गोल्ड क्या सिक्योरिटी है। अब जो गोल्ड है वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं, आपको गोल्ड को जो है दे देते हैं। तो जब गोल्ड को आपको दे दिए तो अब क्या हुआ, ये इस पर जो सिक्योरिटी चार्ज करते हैं वो पूछा गया कौन सी सिक्योरिटी चार्ज करते हैं, और वो सिक्योरिटी क्या है, प्लेज। क्या बोलते हैं उसको, प्लेज करते हैं। तो प्लेज में क्या होता है कि इसमें पोजीशन जो होता है उस सिक्योरिटी का वो बैंक के पास होता है, और उसका ओनर जो होता है वो बॉरोवर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो गोल्ड है वो किसके पास है, हमारे अभिषेक गौतम जी की शाखा में तिजोरी में है, तो बैंक के पास है गोल्ड, तो इसीलिए यहाँ पर प्लेज कहलाएगा। सो द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द सिक्योरिटी एज गोल्ड इन गोल्ड लोन इज कॉल्ड प्लेज। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल है पीएमईजीपी, है ना, प्रधान मंत्री से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनको देखने की जरूरत होती है। तो पीएमईजीपी जो लोन है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें कैपिटल सब्सिडी मिलती है। तो वो कैपिटल सब्सिडी को जो है फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखा जाता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि इन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी is to be adjusted in loan account after how many years of the loan disbursement। जब भी ये लोन डिसबर्स होता है तो उसके कितने दिनों बाद
वो जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सब्सिडी मिलती है उसको जो है लोन अकाउंट में जमा करते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर। तो यहाँ पर ये सब्सिडी से जुड़ा हुआ सवाल है और यहाँ पर है 3 ईयर्स, इसका आंसर होगा 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स द PMEGP सब्सिडी कैन बी एडजस्टेड, इज टू बी एडजस्टेड इन लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में करते हैं लेकिन वो लोन डिसबर्समेंट से 3 साल होने चाहिए। अब दूसरी बात, 3 साल से पहले भी एडजस्ट कर सकते हैं, 3 साल से पहले भी ये अमाउंट जो है लोन अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो लोन अकाउंट एनपीए हो गया हो जिनाइन रीजन से। जिनाइन रीजन की वजह से एनपीए हुआ है तो वहां पर वो 3 साल से पहले भी एडजस्ट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सब्सिडी होता है वो 3 साल तक बैक एंडेड सब्सिडी होता है। इसको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के तौर पर रखा जाता है और 3 साल के बाद उसको लोन में एडजस्ट कर दिया जाता है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, ये भी पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है, कई बैंकों में पूछा गया। डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड एज इन द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। किसी भी बैलेंस शीट में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है? एसेट तरफ होता है, लाइबिलिटी होता है, नेटवर्थ होता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है। तो बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है डिपॉजिट क्या है। तो जैसा कि आपने बैलेंस शीट वाला जो सेशन देखा होगा उसमें हमने सरल तरीके से बताया है कि कैसे समझना है कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है। आप सोचिए कि जाने वाला पैसा है कि आने वाला पैसा है। जाने वाला पैसा है तो लायबिलिटी है, आने वाला पैसा है तो एसेट है। अब यहाँ पर क्या है? डिपॉजिट। तो डिपॉजिट किसने डिपॉजिट किया है? कस्टमर ने आपके पास डिपॉजिट किया है। तो ये पैसा जाने वाला है, कब? जब भी कस्टमर मांगेगा जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? ये लायबिलिटी होगा। क्या होगा ये? सॉरी, यहाँ पर जो ये नेटवर्थ लिखा है गलत है, ये लायबिलिटी होगा। क्या होगा? ये लायबिलिटी होगा। क्योंकि आपने सरल तरीके से इसको जाने होंगे कि जो भी पैसा जो आपका जाने वाला पैसा है उसको बोलते हैं लायबिलिटी, और जो आने वाला पैसा है उसको बोलते हैं एसेट्स। तो डिपॉजिट जो है ग्राहक जब भी डिमांड करेगा फिर उस समय जो है आप उसको देना पड़ेगा, इसीलिए इसको लायबिलिटी में क्लासिफाई किया जाता है। सो द डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक। तो डिपॉजिट क्या कहलाएंगे? वो लायबिलिटी कहलाएंगे। चलिए, तो अब अगला सवाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर तो यहाँ पर ये सवाल हो गया, डिपॉजिट आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। अब आते हैं सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। ये सवाल देखिए, DICGC इंश्योरेंस कवरेज के ऊपर सवाल पूछ दिया। सरल सा सवाल है, सभी लोग जान भी रहे होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज ऑफ डिपॉजिट्स पर डिपॉजिटर पर बैंक अंडर DICGC कवर बाई बैंक? तो जो बैंक होती हैं उनको सभी प्रकार के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करना होता है, और ये जो इंश्योरेंस होता है DICGC को प्रीमियम पे करके बैंक जो है इंटायर प्रीमियम पे करते हैं। और एक ग्राहक को जो जमा किया गया राशि है, डिपॉजिट है, उसका एक इंश्योरेंस होता है। इन केस ऑफ बैंक को कोई दिक्कत आती है, डिसॉल्व करना होता है, बैंक कुछ लिक्विडेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उन जो डिपॉजिटर है उसका कितना रुपए सुरक्षित होगा बैंक में, उसका निवेश, तो वो होगा 5 लाख। पहले ये 1 लाख था जिससे बढ़ा के इसको 5 लाख किया गया। अब इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं DICGC में, लेकिन ये सवाल जो है काफ़ी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, क्योंकि ये पिछले साल ही इसको बढ़ाया गया है, 1 लाख से लेके 5 लाख किया गया। अब इसमें ये भी सवाल पूछता है कि प्रीमियम कौन पे करता है? इसका प्रीमियम कौन पे करता है? आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए, प्रीमियम इज पेड बाय whom for the coverage for the depositor of the bank under DICGC insurance coverage। इसमें जो प्रीमियम पेड करता है, इंटायर प्रीमियम इज टू बी पेड बाय बैंक। जो बैंक है इंटायर प्रीमियम करता है पे, और वो प्रीमियम कितना है सालाना, कितना रुपए प्रीमियम पे करता है? प्रीमियम कितना है आप लोग टाइप करके बता दीजिए। प्रीमियम है 12 पैसा पर सैकड़ा, है ना? तो प्रीमियम 12 पैसा पर सैकड़ा है, और ये हाफ ईयरली बेसिस पर पे करते हैं। एनुअली 12 पैसा पर सैकड़ा होगा, लेकिन पेमेंट करेंगे
ये आपका पेमेंट इस जो है बाई मंथली 6 मंथली होगा, साल भर में 2 बार होगा, 6 मंथली इसका पेमेंट होगा। अब बात आती है इसका कि अगर मान लीजिए कोई क्लेम आया तो क्लेम कितने दिन में सेटल हो जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी केस नौबत आई तो क्लेम इज टू बी सेटल विद इन 15 days। 60 डेज में सेटल हो जाना चाहिए। तो ये DICGC कवरेज से जुड़ा हुआ आपको पूरा चीजें जानकारी इसमें मिल गया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया फॉर इंश्योरेंस कवरेज इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फ्रॉम 18 ईयर्स टू हाउ मेनी ईयर्स। तो ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ पर कवरेज मिलता है उसका मैक्सिमम एज एंट्री एज कितना है, ये पूछा गया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, वो है आपका 70। 70 ईयर। और ये जो एज क्राइटेरिया है इसमें आपको जो एक्सीडेंटल डेथ पर मिलता है वो होता है 2 लाख। और अगर उनके एक्सीडेंट पर अगर मान लीजिए पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख। सो द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 18 टू 70, 18 से 17 होता है। अगला सवाल ये जो है 70 साल इसका मैक्सिमम जो है क्राइटेरिया 18 टू 70। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट ऑफ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। और इसका जवाब देंगे हमारे मनीष जी, देंगे टाइप करके। सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल बिजनेस ऑफ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो ये तो सभी आपको याद ही होगा, है ना मनीष जी, जरा टाइप करके बता दीजिए। और इसमें देखिए ऐसा ऑप्शन दिया था कि कितने करोड़ से कितने करोड़ वाला ऑप्शन दिया था। वैसे कई बार जो है आप जब याद करते हैं तो उसके नजदीक का सवाल पूछता है। तो यहाँ पर ये मनीष जी ने लिख दिया, द डिपॉजिट ऑफ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक इज ₹6,496.36 करोड़, मतलब 6,496 करोड़ है। तो कौन सा आंसर सही होगा फिर, वो होगा 6,000 करोड़ टू 6,500 करोड़। तो जो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ 5 या 10 फिगर आपको याद रखने होते हैं। टोटल बिजनेस कितना है, टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल एडवांसेस कितना है, ग्रॉस एनपी कितना है, नेट एनपी कितना है, प्रॉफिट कितना है, कासा कितना है, सीडी रेशियो कितना है, फिर प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिपॉजिट पूछ लेता है, कई बार डिपॉजिट में ग्रोथ पूछ लेता है, यहाँ पर टोटल डिपॉजिट पूछा तो आप सीधा सही उसको करके आगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सवाल पूछा गया। देखिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम हमेशा से ही पॉपुलर कैटेगरी में रही हैं या इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए योजनाएं हैं, भले ही आप को जो है ब्रांच में कैसे वो लोन स्कीम नहीं भी आते हों, लेकिन आप जो है उनको अच्छे से देख लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर जो स्वनिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर के जो योजना है, उसके तहत जो स्कीम लाई गई थी सबसे पहले जिस समय कोविड आया था, उसमें फल वाले, सब्जी वाले, है ना, जो रेडी वाले पटरी पे जहां भी लगाते थे उनको एक कैपिटल दिया जाता था ताकि वो बिजनेस अपना जो है ठीक से चालू कर सके, स्टार्ट कर सके, और अपना जो नैनो तरीके से जो एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे जो उद्यमी बन सके। तो इनके लिए मिनिमम जो लोन था वो 10,000 था, लोन अप टू 10,000 फॉर टेन्योर ऑफ 1 ईयर। अगर कोई 1 साल का टेन्योर पूरा कर लेता है तो सेकंड ट्रांच उसको शुरू किया गया था ये 20,000 अभी। लेकिन ये थर्ड ट्रांच जो है कितने रुपए तक दे सकते हैं, और ये थर्ड ट्रांच जो दे सकते हैं ये 50,000, कितना दे सकते हैं, ये 50,000 तक दे सकते हैं। तो ये ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है। सो पीएम स्वनिधि स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू provide no security loan up to rupees 10,000 for a tenure of 1 year to nano entrepreneur. Repayment within ensure a loan to 20,000 in second tranche and the थर्ड ट्रांच अप टू रुपीज 50,000। तो 50,000 तक का जो है लोन इसमें मिल सकता है। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 देखिए, SLR इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट। SLR जो है वो कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है।
अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट, अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, अंडर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट, अंडर सेक्शन 42 ऑफ बीआर एक्ट। तो ये एसएलआर और सीआरआर के बारे में तो सवाल पूछ ही लेता है, तो इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा, जरा कंफ्यूजन हो जाता है ना। अभिषेक जी, इनको जरा याद कर लीजिएगा। एसएलआर का डेफिनेशन, एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रिजर्व रेशियो है जिसमें बैंकों को कहा जाता है कि जो भी वो पब्लिक से डिपॉजिट उनके पास है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे, गोल्ड के तौर पे, कैश के रूप में रखना होता है। इसको बोलते हैं एसएलआर। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40% है, और मिनिमम जो है कोई फ्लोर लिमिट नहीं है। सो एसएलआर की जो व्याख्या की गई है वो की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और सीआरआर की जो व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और एसएलआर का सवाल पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कैश शॉर्टेज। कैश शॉर्टेज अगर कितने रुपए का पाया जाता है, चाहे किसी भी कंडीशन में, उसको फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा। कैश शॉर्टेज ऑफ हाउ मेनी रुपीस, वो जो है फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा। तो अगर कैश शॉर्टेज कितने रुपए का मिलता है, और इसका आंसर होगा 10,000। इसमें हालांकि बहुत सारे उसमें वो हैं, लेकिन सवाल जो है आप सवाल को पढ़ के उनका आंसर दीजिएगा। सवाल जो पूछा गया था कि 10,000 कितने रुपए तक, कितने रुपए के कैश शॉर्टेज को फ्रॉड ट्रीट किया जाता है, वो है 10,000। अब 10,000 से नीचे तो कंडीशनल बहुत आता है। अगर 5,000 तक के कैश शॉर्टेज है और कैशियर बता दिया कि सर कैश शॉर्टेज हो गया, तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। 5,000 तक के कैश शॉर्टेज है और हमारे जो ऑडिटर हैं वो पकड़ लिए, बता नहीं पाया। मनीष जी, अगर मान लीजिए मनीष जी का हेड कैशियर अगर कोई है, मनीष जी तो अब मैनेजर बन गए, एग्जाम हो गया तो मैनेजर बन ही गए, है ना। तो इनके हेड कैशियर का जो है कैश शॉर्टेज हुआ, और उन 5,000 का कैश शॉर्टेज हुआ, और उन्होंने बता दिया कि सर कैश शॉर्टेज हो गया, तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। अगर उन्होंने नहीं बताया और चेकिंग में पकड़ा गया, तो भी नेग्लिजेंस होगा। 5,000 से लेके 10,000 तक का कैश शॉर्टेज हुआ और कैशियर ने बता दिया, तो नेग्लिजेंस होगा। 5,000 से ऊपर और 10,000 तक के कैश शॉर्टेज हुआ और चेकिंग में पकड़ा गया, तो फ्रॉड होगा। लेकिन 10,000 या 10,000 से अधिक के कैश शॉर्टेज हुआ, चाहे बताए चाहे नहीं बताए, चाहे पकड़ा जाए, किसी भी कंडीशन में फ्रॉड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये आंसर होगा 10,000। कैश शॉर्टेज ऑफ ₹10,000 इज टू बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पेबल बाय द आरबीआई ऑन सीआरआर बैलेंस। तो एक अभी जैसे एसएलआर पे सवाल पूछा गया, एसएलआर पे क्या है, वो भी रिजर्व रेशियो है। यहाँ पर सीआरआर पे सवाल पूछा गया, तो सीआरआर की व्याख्या अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में की गई है, जिसके तहत ये प्रावधान रखे गए हैं कि जो भी बैंक बिजनेस करेगी, बैंकिंग बिजनेस, तो वो डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कैश के रूप में, कैश के रूप में जो है आरबीआई के पास रखेंगे, नगद रोकड़ के रूप में। तो वो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और उस कैश रिजर्व रेशियो को, मान लीजिए 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी सीआरआर का रेट क्या है, अभी टाइप करके बता दीजिए। सीआरआर का रेट भी अभी चेंज हुआ है। तो सीआरआर जो है वो आपको कैश के रूप में बैंक क्या करती है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वो हिस्सा सीआरआर जो 4.50 अभी बढ़ा है, पहले ये 4% था, तो 0.50% ये बढ़ाया हुआ है अभी मई वाले 2 जून वाले बैठक में। तो ये जो 4 पॉइंट वाला 100 रुपए पब्लिक का जमा है, तो 4.5 रुपए नगद के रूप में आरबीआई में रखेंगे, और इस पर आरबीआई जो है कोई भी ब्याज नहीं देती है। तो आंसर होगा 0% ब्याज। क्या है, आरबीआई जो है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देती। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। जो सीआरआर बैलेंस, ये कौन लिखे, इंटरेस्ट इज पेड ऑन, सर आई थिंक नहीं, इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगला सवाल देखिए, द इंटरेस्ट रेट ऑन द आरबीआई चार्जेस व्हेन कॉमर्शियल बैंक बारो मनी फ्रॉम आरबीआई, बारो मनी इज कॉल्ड। ये पूछा गया है कि अगर जब बैंक जो है आरबीआई से, बैंक आरबीआई से वो उधार लेने जाते हैं, तो उस पर जो रेट लगता है उसको क्या बोलते हैं।
सो आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हुए इस वादे के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो डील करते हैं कि ताकि कुछ समय मिलने पर उसको जो है वापस ले लेगा। तो आरबीआई जो है उसमें पैसा देती है बैंकों को। बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं, आरबीआई पैसा देती है, आरबीआई बोरो मनी टू कॉमर्शियल बैंक, और उस जो बोरो जो बैंक्स बोरो करते हैं, आरबीआई जो लोन देती है उसको जो रेट लगता है उसको कौन सा रेट कहते हैं, और उसको कहते हैं रेपो रेट। कौन सा रेट कहते हैं? रेपो रेट। और ठीक अगर इसी का उल्टा कर दें कि जब बैंकों के पास एक्सेस पैसा हो जाता है, ज्यादा पैसा हो जाता है, तो आरबीआई को वो लोन देते हैं, मतलब आरबीआई को बोलते हैं कि ये हमारा पैसा रख लीजिए, है ना, इस वादे के साथ कि हम समय पर वापस ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जब आरबीआई से बैंकें लोन लेती हैं तो रेपो रेट, जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है आरबीआई के पास रखते हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट। और आजकल जब बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी है तो उस पैसे को भी जो बैंक जो है आरबीआई के पास रख देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं वो? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। लेकिन सवाल यहाँ पूछा गया रेपो रेट का, तो यहाँ पर ये रेपो रेट होगा। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल, जो भी आपके ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनी इन द बैंक अकाउंट? पूछा गया है कि जब आप कोई खातेदार है अपना नॉमिनी दर्ज करना चाहता है तो कितने गवाही लेंगे, गवाह कितना लेंगे? 3 गवाह लेंगे, 2 गवाह लेंगे, 1 गवाह लेंगे? तो नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन के समय जो है कोई भी गवाह नहीं लेंगे, कोई गवाह की जरूरत नहीं है ना, गवाह की जरूरत नहीं है। और जो थंब इम्प्रेशन वाले हैं उनमें गवाह लगता है हालांकि, लेकिन नॉमिनेशन में गवाह नहीं होता है। गवाह क्यों नहीं होता है मनीष जी? है ना, नॉमिनेशन करते समय जैसे किसी का खाता है, 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसमें नॉमिनेशन करके चला गया, उसमें गवाही देंगे तो सब पता चल जाएगा ना, भैया तेरा नॉमिनी है, फिर कुछ भी वारदात हो सकता है ना अभिषेक जी? जी सर। इसलिए यहाँ पर गवाह नहीं है, तो गवाह जो है यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हिच फॉर्म इज सबमिटेड फॉर चेंज ऑफ नॉमिनेशन? नॉमिनेशन में 3 फॉर्म भरे जाते हैं, एक तो होते हैं नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए, दूसरा होता है नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए, तीसरा होता है वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा फॉर्म जमा किया जाता है चेंज ऑफ नॉमिनेशन के लिए। तो ये जो है फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए आप लोग कि कौन सा फॉर्म जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, और ये DA3 यूज किया जाता है। कौन सा किया जाता है? DA3। DA1 किस लिए यूज किया जाता है? नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए, ऐड करने के लिए। DA2 कैंसिल करने के लिए। DA3 जो है वेरिएशन या चेंज करने के लिए। DA4 होता नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा DA3। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए पूछा गया, बढ़िया सवाल है, इसका आंसर तो पहले ही दे दीजिए। नॉमिनेशन कैन बी सबमिटेड फॉर विच अकाउंट? नॉमिनेशन जो है किस अकाउंट में लिया जाता है? डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, ऑल ऑफ द अबव? तो अभिषेक बोल रहे हैं इसमें क्या पढ़ना है सर? ऑल ऑफ द अबव है तो टिक लगाएंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो बाद में क्या होगा, वो सही होगा, है ना, ऑल ऑफ द अबव है। तो नॉमिनेशन जो है सेविंग अकाउंट में लिया जाता है, और जो सेफ कस्टडी होता है उसमें लिया जाता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर में लिया जाता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल का आंसर तो सभी से चाहिए। हाउ मेनी डिजिट्स इन IFSC कोड? जो IFSC कोड RTGS NEFT फंड ट्रांसफर के लिए जो आपको IFSC कोड यूज किया जाता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 9, 10, 11, 12। तो ये तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा, डेली सुबह जाते ही एकदम IFSC कोड जो है आपको डालना पड़ता है RTGS NEFT करने के लिए। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 11 डिजिट, तो इसका सही आंसर होगा 11 डिजिट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का स्पेशल कोई योजना है इंश्योरेंस कवरेज का, है ना मनीष जी? तो ये मनीष जी इसका आंसर दे देंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज फॉर पुलिसमैन हु आर टेकिंग सैलरी फ्रॉम द उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ब्रांचेस? तो इनके लिए कोई स्पेशल स्कीम उन्होंने किया होगा कि ऐसे जो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो सैलरी विड्रॉ करते हैं बैंक से, उनके लिए
जो है कितने उनको एक कवरेज दिए होंगे। तो अगर उनकी जो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वहाँ पर एक इंश्योरेंस कवरेज दिए हैं। तो ये जो है आपका बैंक स्पेशल कोई स्कीम होगा डिपॉजिट, तो लाइबिलिटी के स्कीम्स होते हैं, फिर इंश्योरेंस के स्कीम्स होते हैं, फिर लोन के स्कीम्स होते हैं, उनको जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर 25 लैक्स जो है ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए कवरेज है। अगर कोई पुलिसमैन सैलरी लेते हैं यूजीबी से, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से, तो उनको एक एक्सीडेंटल कवरेज दिया जाता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। ये भी सवाल बहुत ही आप सभी लोग इसका जान रहे होंगे कि मैक्सिमम हाउसिंग लोन इज अवेलेबल फॉर स्टाफ अंडर ऑफिसर्स कैटेगरी। तो जो स्टाफ लोन के कैटेगरी में ऑफिसर हैं तो उनको हाउसिंग लोन कितना होगा। हाँ देखिए मनीष जी खुश हो रहे हैं, बोले सर ये जरूरत पड़ेगा, हो सकता है अभी आने वाले दिनों में, है ना, जब घर बनाएंगे तो इसकी जरूरत होगी। तो ये सवाल आ गया तो अच्छा है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लोन अंडर स्टाफ लोन स्कीम्स फॉर ऑफिसर्स कैटेगरी? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो यहाँ पर जो है 60 लाख का मकान लोन अगर लेंगे स्टाफ तो उनको मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 60 लाख होंगे। जेआरजीबी में भी 60 लाख बोल रहे हैं, मध्यांचल में भी 60 लाख, और 1 करोड़ बोल रहे हैं शंकर जी। बैंक का भी नाम लिख दीजिए, कैनरा बैंक होंगे। तो बैंक टू बैंक आपको जो है स्टाफ लोन में जो है आपको होगा 1 करोड़। देखिए 1 CR का लोन है, हमारे शंकर जी बता रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो ये सवाल तो है कि हाउसिंग लोन जो होता है, एक सवाल और भी पूछता है जो आपको ओडी लिमिट दी जाती है सैलरी के अगेंस्ट पर्सनल यूज के लिए, तो वो सवाल पूछा जाता है। तो ये पर्सनल लोन से संबंधित सवाल पूछा गया, ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पर्सनल लोन फॉर ऑफिसर सेविंग मोर देन 10 ईयर कंप्लीटेड सर्विसेज? तो ये जरा मनीष जी जरा इसका आंसर टाइप करके बता दीजिए। 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख। तो ये एक पर्सनल लोन पूछा गया कि आपको जो है पर्सनल लोन कितना मिलता है अगर कोई कर्मचारी 10 साल, जो ऑफिसर्स कैटेगरी है वो 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट कर दिए, मोर देन 10 ईयर हो गया, तो उनको एक पर्सनल लोन की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी दी जाती है और वो है 11 लाख। अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का है, तो यहाँ पर ये 11 लाख। 11 लाख भी क्या फिगर दिए हैं, 10 लाख वैसे होता है मैक्सिमम जगह, लेकिन यहाँ पर 11 लाख बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 11 लाख रखा गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 20। अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव इफ नो ट्रांजेक्शन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? एक अकाउंट जो है इनऑपरेटिव हो जाता है अगर उस अकाउंट में कोई लेन देन नहीं होता है। कितने सालों तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल? है तो बहुत आसान है, और लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसके पीछे है कि आप अकाउंट को ऐसा इनऑपरेटिव होने मत दीजिए, ग्राहक से संपर्क करते रहिए, उसको ऑपरेटिव बना के रखिए, ऑपरेटिव बना के रखिए। तो ये इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है। सो इसका आंसर है 2 years। अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव नो ट्रांजेक्शन फॉर 2 years। दूसरा सवाल, a loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal interest thereon remain overdue for how many crop season? यहाँ पर पूछा गया कि एक लोन जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है? ऐसा क्रॉप जो 12 महीने के अंदर उसका जो पैदावार आ जाए तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं, और जो 12 महीने के बाद आता है उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होते हैं उनके लिए सवाल पूछा गया है कि अगर वो एनपीए कहलाएगा यदि उसका इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है कितने क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू होगा। 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन, 90 डेज, 180 डेज। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन ड्यू हो गया तो एनपीए हो जाएगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीजन, तो यहाँ पर होगा 2 क्रॉप सीजन। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। Which charge is to be created on stock available is in locked godown warehouse? अगर कोई स्टॉक है किसी गोडाउन में, उसका गोडाउन में दिया गया है और गोडाउन लॉक्ड है, गोडाउन लॉक्ड है, उसका चाबी आपके पास है, मतलब आपके बिना इजाजत से वो कस्टमर जो है वहां से स्टॉक नहीं ले सकता। ऐसे केसेस में जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं
प्लेज। देखिए अगर मान लीजिए लॉक्ड नहीं है, उसका चाबी जो है मतलब खुला हुआ है, लॉक नहीं है, बारोवर के पोजीशन में है, तो वो हाइपोथिकेशन होगा स्टॉक पे। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, लॉक्ड गोडाउन है, लॉक्ड गोडाउन का चाबी जो है वो समझ लीजिए आपको दे दिया है, तो अभी तो हमारे पोजीशन में है, बिना बैंक की इजाजत से तो वो वहां से ओपन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इसको प्लेज कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको प्लेज कहेंगे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। बुल एंड बियर वर्ड्स आर यूज्ड इन विच इंडस्ट्री। यहाँ पर बोला कि कौन से जगह में ये यूज होता है बुल एंड बियर वर्ड्स। तो यस, अशोक जी बोल रहे हैं कि ओनरशिप तो बारोवर का होगा, लेकिन पोजीशन बैंक के पास है, इसीलिए उसको प्लेस कहते हैं। तो यहाँ पर बुल एंड बियर वर्ड्स यूज होता है, कहाँ यूज होता है, स्टॉक मार्केट में यूज होता है। अब बुल का मतलब हमारे शंकर जी बताएंगे। बुल का मतलब ये होता है, सटोरिया होता है, सटोरिया है ना। सटोरिया होता है, वो क्या करता है कि उसको अंदाजा लग जाता है कि इस कंपनी के शेयर के रेट जो हैं आने वाले दिनों में अचानक बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करता है, उसके बहुत सारे शेयर खरीद लेता है। ठीक है शंकर जी, बहुत सारे शेयर खरीद लेता है। तो होता क्या है कि जब उसके रेट बढ़ गए तो वो बहुत कमा लेता है, तो उसको बोलते हैं बुल। और बियर क्या होता है, ये ऐसे सटोरिये होते हैं जो उनको अंदेशा होता है कि इस शेयर के जो रेट है अचानक गिरने वाले हैं, तो अचानक गिरने वाले हैं तो उनको बेचने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं बियर। बुल का मतलब वो उसको अंदेशा अगर हुआ कि इसके शेयर जो हैं बढ़ने वाले हैं तो उनको खरीद लेता है कम रेट में, और जब ज्यादा होता है तो बेच देगा, मुनाफा कमा लेगा, तो उसको बुल कहते हैं, सटोरिया होता है। और बियर ऐसे सटोरिया होते हैं जो उनको पता होता है कि ये रेट जो है गिरने वाले होंगे, तो जो अधिक रेट में रखा हुआ है उसको वो बेच देता है। तो ये वर्ड जो है स्टॉक मार्केट में यूज होता है। अब बात करते हैं आपका अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल देखिए। व्हाट इज द TAT for redressal of customer grievances if the complaint is received by branch। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए पूछा गया है ये। जब भी ग्रीवेंसेस रिड्रेशल मैकेनिज्म में देखते हैं तो आपको एक टेट दिया जाता है, टर्न अराउंड टाइम, कि अगर कोई शिकायत मिली तो आपको मैक्सिमम कितने दिनों में सॉल्व करना है। तो मनीष जी जरा टाइप करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज। अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है, इसलिए आप इसकी जो है पॉलिसी जरूर पढ़ लीजिएगा अपने बैंक की। तो अपने अपने बैंक के आधार पर आप उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का है और उन्होंने बताया 21 डेज। क्या हुआ उनका आंसर, 21 डेज। और आपके बैंक में आपकी पॉलिसी के आधार पर जो डेट होगा, कई बैंकों में 7 डेज है, कई बैंकों में 15 डेज है, कई बैंकों में 30 डेज है, कई बैंकों में अलग अलग है। तो यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का ये है 21 डेज। अब बात करते हैं अगला सवाल, ये भी मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ गारनेसी ऑर्डर रिसीव बाय द बैंक। अगर कोई बैंक में गारनेसी ऑर्डर रिसीव होता है तो बैंक का रिश्ता जो है थोड़ा बदल जाता है। पहले जो रिश्ता होता है वो डिपॉजिट के केस में डेटर और क्रेडिटर का होता है, बैंक देनदार होता है और कस्टमर लेनदार होता है, क्योंकि उसका पैसा हमारे पास है। लेकिन शाखा में अगर गारनेसी ऑर्डर मिल गया तो इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गारनेसी ऑर्डर जैसे ही मिल जाता है तो बैंक जो है वो डेटर होगा, लेकिन कस्टमर का डेटर नहीं होगा, वो होगा कोर्ट का डेटर होगा, जजमेंट डेटर होगा इसका न्यायालय, है ना। तो बैंक विल बी डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। तो जो जजमेंट डेटर है, जो हमारा क्रेडिटर था, अब वो जजमेंट डेटर होगा, किसी का देनदारी है उसकी कोर्ट में, तो हम क्या होंगे, डेटर हो जाएंगे जजमेंट डेटर का, जैसे न्यायालय बोलेगा वैसा करेंगे। तो ये सवाल तो पिछले साल भी काफी जगह बार आया, इस बार भी देखिए आया है गारनेसी ऑर्डर का, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल, इस बार चार्ज ऑन सिक्योरिटी पे बहुत सवाल आया। विच चार्ज इज क्रिएटेड ऑन इमूवेबल एसेट्स। अगर सिक्योरिटी आपका इमूवेबल एसेट है, जैसे शंकर जी का घर है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पर लोन लेते हैं, तो कौन सा सिक्योरिटी जो है क्रिएट होता है, तो वो सिक्योरिटी क्रिएट होगा मॉर्गेज।
फिर मॉर्गेज में अलग अलग मॉर्गेज होते हैं, रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज होता है, सिंपल मॉर्गेज होता है, फिर आपका इंग्लिश मॉर्गेज होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। तो लेकिन वो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट किए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, हु डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स। तो जो भी डिपॉजिट में जो रेट्स हैं ना वो डिसाइड करते हैं, बैंक डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? बैंक डिसाइड करते हैं। और एडवांसेस में जो डीआरआई को छोड़ के बाकी रेट भी बैंक डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया डिपॉजिट का, तो यहाँ कौन डिसाइड करेंगे? सेविंग रेट्स जो है बैंक डिसाइड करेंगे। अब सवाल है ये भी अल्ट्रेशन वाला सवाल जो है काफी पॉपुलर कैटेगरी में इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। विच इज द अल्ट्रेशन इन केस ऑफ चेक। चेक में कुछ पॉइंट्स दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है अल्ट्रेशन कहलाएगा। जैसे बियरर चेक है, बियरर चेक को अगर ऑर्डर चेक करेंगे तो अल्ट्रेशन होगा? नहीं होगा। अगर ब्लैंक चेक है उसमें जैसे यहाँ पर लिख देंगे मनीष कुमार सोनी जी, अगर पे टू मनीष कुमार सोनी जी, तो मनीष जी खुश हो जाएंगे, वो भी अल्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें नाम लिखा नहीं हुआ है। डेट खाली है, डेट भर दी है तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अल्ट्रेशन कहलाएगा कि अगर कोई कोई ऑर्डर्ड चेक है, ऑर्डर चेक है या क्रॉस चेक है और उसको अगर बियरर कर देंगे तब वो अल्ट्रेशन कहलाएगा। या नाम है इसमें जिस तरह से दिखाया गया उसमें कोई अल्ट्रेशन किया गया तो अल्ट्रेशन होगा। सो अल्ट्रेशन किस केस में होगा? अगर कोई ऑर्डर्ड चेक्ड है उसको अगर बियरर कर दिए तो वो अल्ट्रेशन कहलाएगा। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की मीनिंग पूछा गया है कि डिवैल्यूएशन की जो मीनिंग क्या है। तो डिवैल्यूएशन का मीनिंग मतलब आपकी जो मुद्रा है, आपकी अपने देश में आंतरिक जो मुद्रा है वो स्थिर रहता है, लेकिन बाहर देश के साथ जब डील करते हैं तो उसमें गिरावट आ जाती है, तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ये ऐसे केसेस में किए जाते हैं जहां पर मतलब आपकी करेंसी के वैल्यू गिर जाना। कब? जब बाहर के साथ आप डील करते हैं तो आपको वैल्यू गिर जाता है। और ये ऐसे केसेस में होता है जब आपको आयात महंगा हो जाता है और निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो जो है आपको ज़्यादा अमाउंट में पैसे आएंगे, और अगर कुछ सामान मंगा रहे हैं तो महंगे हो जाएंगे। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके लिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है करेंसी का वैल्यू अंदर देश में स्थिर रहता है लेकिन बाहर में जो है वो गिर जाता है। मोर इम्पोर्ट लेस एक्सपोर्ट, वैल्यू बिकम लेस हो जाता है, तो ये बैलेंस ऑफ जो है जो पेमेंट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और आज जो है 30 सवाल पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रेट इन फर्नीचर ऑफ बैंक्स। ये बैंक की एक फर्नीचर पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा गया मनीष जी के जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 5%, 10%, 22%, 33.33%। तो यहाँ पर जो है ये आपकी जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज अभी हम देख रहे हैं, पिछले साल भी देखे थे और इस साल भी देखे थे, बैंक के एक्सपेंडिचर पॉलिसी पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपके डेप्रिसिएशन रेट पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वो कंप्यूटर के भी डेप्रिसिएशन पूछे जाते हैं और यहाँ पर फर्नीचर के पूछे गए। तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से किसी में 10%, 20%, यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो बताएंगे उनके पॉलिसी के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 33.33% है। तो ये थे 30 सवाल। वैसे टोटल 60 क्वेश्चंस आए थे। अभी कुछ साथी जो आज हम लोग 30 सवाल जो यहाँ पर डिस्कस किए, ये आने वाले प्रमोशन एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सवाल हूबहू भी आ सकते हैं, एज सच जैसे आए हैं वैसे आ सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, जब भी ऐसे सवाल आपके स्क्रीन पर आएंगे तो आपको 2-3 सेकंड लगेंगे उनको हल करने के लिए। और जो 30 सवाल पूछे गए हैं वो अभी हमारे पास सवाल आए नहीं हैं, जैसे ही सवाल आएंगे हम आपके बीच साझा करेंगे। तो आज के सेशंस के लिए
मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग फीडबैक भी लेंगे कि उनका रिव्यू कैसा रहा, एग्जामिनेशन में किस तरह की दिक्कत आई या क्या अच्छा लगा, उससे बात करेंगे। तो एक दो साथियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज मुश्किल जरूर है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। क्योंकि बाहर क्या हो रहा है ये आपका भविष्य डिसाइड नहीं होगा। बाहर तो सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ अभिषेक जी तुम्हारा, मैं आपका ट्रांस जो प्रमोशन है नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, वो डिसाइड करेगा। आपके अंदर चलना चाहिए, यस मैं ही, मेरा ही तो होगा। एक रुमाल तो हमने रख दी। एक रुमाल हमने रख दी। तो आपके अंदर आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो, आप किस, क्या चीज दिन भर रात भर सोचते हो, वही आपके सामने प्रेजेंट होता है ना। जो हुकुम मेरे आका। आपका दिमाग जो है ना, आपका जिन्न है। दिमाग को हमेशा एक बोलो कि हाँ मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, वो सारा चीज दिलाएगा। ठीक है। तो आज मुश्किल जरूर है पर कल बेहतर होगा। और बस उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद रहना चाहिए हर चीज का, और वो भी स्ट्रांग उम्मीद होना, जिद होना चाहिए। अगर हम हमें जिद है तो उसको पाने की तो हम उसको पा ही लेंगे। तो चलिए हम कुछ साथियों से बात करते हैं कि कैसा रहा उनका एग्जामिनेशन। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने एग्जामिनेशन दिया अभी कल, है ना। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो बहुत कम समय मिला तैयारी करने के लिए आपको। जी सर, जी सर, जी सर, वन का टू, वन से टू टू का था सर, ये पूरा क्वेश्चन। हाँ, ये स्केल 1 से 2 का था आपका क्वेश्चन, है हाँ, ना। 80 क्वेश्चन था सर इसमें, अभी 30। ओके। जी सर। हाँ, 80 क्वेश्चन होते हैं 1 to 2 में, और 0 to 1 में 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अच्छा आपका अच्छा। आपका कैसा एक्सपीरियंस, मतलब इनमें से आपसे अगर बोला जाए, पूछा जाए, तो ओवरऑल आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस। सर ठीक रहा सर, वैसे सर बहुत कम समय दिया था इनने, लेकिन फिर भी उस हिसाब से सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से काफी क्वेश्चन मिल गया था। ओके। अच्छा, दूसरा, और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन और आए हो, और जो बाकी जो होंगे और। सर उसको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं सर, अभी जो जो आते जाएंगे नोट करते जाएंगे उनको। अच्छा, तो आपकी लोन से जुड़े हुए इंटरनल लेंडिंग जो स्कीम्स हैं उससे जुड़े हुए कोई सवाल आए थे। हाँ सर, दो चार पांच क्वेश्चन सर उससे सर्कुलर से आए थे, क्रेडिट अच्छा। वाले। और कुछ कुछ क्वेश्चन सर मतलब समझ में नहीं आया जाता, तो आपने जो बताया था सी या फिर ऑल एबव, तो वो फिर जहाँ नहीं आया समझ में तो वो सी लगा दिया फिर। अच्छा, जय माता दी कर दिया ना आपने। तो जय फिर माता दी तो सर। फिर तो होगा ही होगा, अच्छा ही होगा, है ठीक ना। है, ठीक है सर। और जो क्वेश्चन याद आते हैं वो आप जरूर साझा कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो साथी हैं वो उनको मदद मिलेगा और वो तैयारी कर पाएंगे। दूसरा, मैं आपसे बोलूंगा, केवाईसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछा गया था, केवाईसी। केवाईसी से नहीं आया था सर। केवाईसी से नहीं आया था। एक और टॉपिक जो बड़ा टॉपिक है, छूट रहा है, उससे जुड़ा हुआ सवाल आया था क्या, जो है प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रियॉरिटी सेक्टर। सर उसके दो सर्कुलर अभी नए आए थे बैंक से, तो उसमें हाँ। से आए थे चार, तीन या चार क्वेश्चन आए थे उसमें। अच्छा, तो वो सवाल याद नहीं आ रहा है आपको। सर अभी सवाल याद नहीं आ रहा, हम्म। उसको नोट कर लेंगे आएगा तो। अच्छा, और आपका जो बैलेंस शीट से सवाल, जो डिपॉजिट को छोड़ के और कोई बैलेंस शीट से सवाल आया था। बैलेंस शीट से और नहीं आया सर। अच्छा, और आपका जो गवर्नमेंट बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई सवाल। गवर्नमेंट बिजनेस से भी नहीं आया था सर। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनआरएलएम। SHG NRLM का भी नहीं आया सर। ओके। और आपका जो पीपीएफ, सुकन्या अटल पेंशन योजना। इनमें से नहीं आया सर। सर उनको याद आएंगे सर, नोट कर लेंगे, अभी हम लोग क्या है जितने फ्रेंड है ना, आपस में हाँ। डिस्कस करके और निकाल लेंगे क्वेश्चन उसको। ओके ओके। तो फिर भी आपका जो है काफी सवाल आपने साझा किया, आपने काफी सवाल आपने दिया है। हम्म। और क्या तजुर्बा रहा हमारे आने वाले समय में जो साथी हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप। एनपीए से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं है। मनीष जी, आप माइक माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हाँ। NPS से जुड़ा हुआ सर, अभी एकदम याद नहीं है सर। अब कुछ कुछ आए थे सर, एकदम अभी याद नहीं आ रहा सर, क्योंकि उस दिन क्या नींद नहीं निकल पाया था पूरा। अच्छा, एक जो राइट्स, ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ बैंक है, उस पर भी कोई सवाल आया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। सर उससे तो था शायद। है ना। हाँ।
चलिए अभी सर अभी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे ना सर, हम लोग तो नोट कर लेंगे वो क्वेश्चन। वैसे क्या होता है, जो एग्जाम देने के आने के बाद सेम डे अगर याद आ गया तो याद आ जाता है, या वो प्रसंग अपने सामने आता है तो फिर याद आएगा। और अदरवाइज जो है, आपने और सारे भी सवाल भेजे हैं, हम कोशिश करेंगे आने वाले किसी सेशन में उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा जी किए सर। रिकॉल क्वेश्चन की, जो अभी कल आए थे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के हमारे देखिए होनहार साथी मनीष जी, जो है अभी बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम दे के आए। कितना समय लगा आपको सारे सवालों को डील करने में, मनीष जी? मनीष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। तो आप कोशिश करिए कि जो भी सवाल डील करेंगे उनको जो है 30 सेकेंड्स में जो है हल हो जाए, क्योंकि आप अगर 80 क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो आपको आधा जो एक सवाल को जो है 30 सेकेंड्स होने चाहिए, तो ठीक रहेगा। आपका समय बचा था मनीष जी, समय से रिलेटेड कोई बात थी? नहीं सर, अब 5-7 मिनट बचा था सर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ नहीं रहा था, तो उसमें तो फिर वो समय लगाए थे, लगाने की, सीसी लगा तो दी थी। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो समय लगा के क्या करेंगे, है ना? नहीं सर, फिर भी उनको दे, जब थोड़ा सा टाइम बचा था 2-3 मिनट, तो उनको फिर एक बार और पढ़ने की कोशिश किया गया, यदि कुछ आ जाए तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपकी इजाजत हो तो फिर आज का सेशन समाप्त किया जाए। शंकर जी, शंकर महाराज जी, है ना? अच्छा, शंकर जी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शंकर जी माइक ऑन कर लीजिए। शंकर जी माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, बोलिए। सर कल जो क्लास में हुआ था वो आपने सेंड नहीं किया सर। अच्छा, वो जो कल एक दिन पहले किए थे ना इनके एग्जामिनेशन के लिए, वो सेशन यस सर। अच्छा था। बट हुआ क्या कि वो जो रिकॉर्डिंग था वो डिलीट हो गया, गलती से अरे डिलीट बटन दब गया। तो मैं उसको रिकवर करने के लिए कल भी कोशिश किया, रिकवर हो नहीं पाया। तो उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया। बट वो अच्छा। थोड़ा फास्ट से 15-20 मिनट का सेशन था। अब वो कहाँ से लाएं, फिर कभी दिन करेंगे तो आ जाएगा रिकॉर्डिंग। क्या था, रिकॉर्डिंग जब सेव होने जाता है तो रिकॉर्डिंग सेव होके उस फोल्डर में जाते समय हमसे डिलीट बटन दब गया, मतलब फोल्डर में जाने से पहले ही डिलीट हो गया। अच्छा। हाँ, इसी वजह से वो आपको अपलोड नहीं हो पाया, नहीं तो अदरवाइज आपके लॉगिन सेक्शन में भी चला गया रहता। तो चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम लोग अब जो है मध्यांचल ग्रामीण बैंक के सेशन से स्टार्ट करेंगे, और उनके लिए जो है हम तैयारी में मदद करेंगे। और उनके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकते हैं उनके पॉलिसीज़ में, उनको सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। फिर आने वाले दिनों में और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आ रही हैं, कुछ कुछ चेंजेस आए हुए हैं अभी, रिसेंट चेंजेस, उन पर भी चर्चा करेंगे। और आपकी तैयारी के लिए ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। और एक जो सोचा है ना अभिषेक जी ने, है रुमाल रखे हैं, तो उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी ना। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे शानदार तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से, चेहरे में रौनकता के साथ और उत्सुकता के साथ, जागरूकता के साथ और समरसता के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।